शादी की पहली रात थी। मेरा 14 साल का देवर चुपके से हमारी वीडियो बनाने लगा। मेरे पति ने उसे बच्चा समझकर कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक रात मैंने अपने देवर के कमरे से अजीब सी चीखों की आवाजें सुनी। ये आवाज अब आए दिन आने लगी थी। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने रात को चुपके से देवर के कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा कर रख दिया। अगली सुबह जैसे ही देवर बाहर गया तो मैंने तुरंत मोबाइल लिया और अपने कमरे में आ गई। फिर जब वीडियो देखी तो मेरी तो जैसे सांसें ही थम गई, क्योंकि वहां तो मेरा देवर मेरी ही। मेरा नाम पूनम है। मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है। मेरे बाबा मजदूर थे और माँ हाउसवाइफ थी। 3 बहन भाइयों को पालना बाबा के लिए बहुत मुश्किल था। तभी माँ ने मेरी सबसे छोटी बहन को मौसी जी को दे दी थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, बस एक ही बेटा था। इसलिए उन्होंने भी मेरी सबसे छोटी बहन को खुशी खुशी एक बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। और वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन वह हमसे अच्छा खाते पीते थे। मेरी मौसी जी मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मेरी माँ 2 ही बहनें थीं और मेरी माँ बड़ी थी। पहली औलाद होने की वजह से मौसी जी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मौसी जी ने अपने खर्चे पर मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया था। माँ बाबा ने शुरू से ही मुझे एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। बचपन से ही हमें ऐसा माहौल दिया गया जिसमें हम लोग हर चीज से दूर रहते थे। हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। सींच कर कदम रखना हमें सिखाया गया था। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ रुकना भी हमारे यहाँ बुरा समझा जाता था। मैं स्कूल जाती थी। वहाँ मेरी कुछ सहेलियां बन गईं जो बहुत तेज और बुरी लड़कियां थीं। वह मुझे भी अपने जैसे ही बनाना चाहती थी। मैं 5वीं क्लास में थी जब एक लड़की मुझे अपने घर ले गई। बाबा ने सख्ती से मना किया हुआ था कि घर से पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, लेकिन अब वही रक्षा करती। दीवारें मेरे लिए घुटन बनने लगी थीं। मैं माँ को बताए बगैर अपनी सहेलियों के साथ उसके घर चली गई। मेरी सहेली का एक भाई शराबी था। यह बात मुझे उसके घर जाकर पता चली थी। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में बैठाया और खुद न जाने कहाँ चली गई। उसकी माँ भी अजीब सी औरत थी। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा दम घुटने लगा तो मैं कमरे से निकलकर अपनी सहेली को ढूंढने लगी। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। मैं अपनी सहेली को ढूंढती ढूंढती एक कमरे के पास से गुजरी। उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से दबी दबी बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। एक लंबे कद वाला आदमी जिसने खुद को एक काले रंग की चादर में लपेट रखा था और उसके बिल्कुल सामने मेरी सहेली खड़ी बोले जा रही थी। एक तरफ सहेली की माँ खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या कह रही थी। मैं छोटी थी, मगर इतनी भी छोटी नहीं थी। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। अभी मैं इन्हीं सोचो मैं गुम थी कि मैं अपने घर भाग जाती हूँ, जब मेरी सहेली की माँ की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी आत्मा कांप गई। जब मेरी सहेली की माँ ने उस आदमी से कहा कि लड़की कितने में खरीदेगा, शब्द थे या पिघला हुआ कांच जो मेरे कानों में डाला गया था। कहने को तो मेरी सहेली भी 5वीं क्लास की एक मासूम सी स्टूडेंट थी, लेकिन इसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। जब उसने अपनी माँ को दिया बाई कहकर बुलाया और मुझे बेचने के बाद पैसे को आधा आधा करने को बोल रही थी। यह कहीं से भी मासूम बच्ची नहीं लग रही थी। मुझे बेचकर यहाँ से कनाडा भेजा जाता। मुझे उन सब से बहुत डर महसूस हुआ। मैं खामोशी से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पांव टेबल से टकराया और फिर टेबल पर पड़ा गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। इससे पहले कोई बाहर आता मैं जल्दी से भाग निकली। भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी, मगर मुझे अभी परेशानी थी तो बस अपनी इज्जत की। सारे रास्ते माँ बाबा के कहे गए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। माँ और बाबा ने जिस तरह हमें दुनिया की धूप छांव से बचा कर रखा हुआ था, आज उस बात का एहसास मुझे बहुत अच्छे से हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये सोच ही मेरी जान निकाल रही थी कि अगर आज समय पर मैं उनकी बातें ना सुनती तो मेरे साथ क्या किया जाता। मैं घर लौटी तो पसीने में भीगी हुई थी। माँ तो देखते ही परेशान हो गई।
तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यह तो मोहब्बत की दीवारें हैं, इसके बाहर तो बस नफरत ही नफरत है। मैं माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनको और कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद मैं 2 हफ्तों तक तेज बुखार में तपती रही। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हो क्या गया है। उस दिन के बाद मैंने स्कूल न जाने की रट लगा ली। मुझे घर की बंद 4 दीवारी ही मंजूर थी। एक दिन मेरी मौसी का बेटा हमारे घर आया तो माँ ने उससे मेरे स्कूल ना जाने के बारे में बात की, जिस पर मेरी मौसी के बेटे ने मुझसे बहुत पूछा कि तुम क्यों स्कूल नहीं जा रही हो। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। कब तक अपने नन्हे दिल में इतना बोझ रखती। मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि वह घर में किसी को कुछ नहीं बताएगा और मैंने उसे हर बात बिल्कुल सच सच बता दी। पहले तो वह मुझसे नाराज हुआ और फिर बच्ची समझकर मुझे माफ कर दिया और मुझे समझाया कि अब से मैं स्कूल जाऊं और वह खुद मुझे छोड़कर आया करेगा और रोज लेने आएगा। मैं उसकी बात पर तैयार हो गई और मैंने अगले ही दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन वह लड़की अब स्कूल नहीं आती थी। मौसी का बेटा बहुत अच्छा लड़का था। उस दिन से मैं उससे अपने दिल की हर बात करने लगी थी। उसने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तो उसने बस एक बात की थी कि आज के बाद मैं अपना मुंह छुपाकर कॉलेज जाया करूंगी। मुझे भी अपने कज़न की बात सही लगी। तब से ही मैं अपना मुंह छुपाकर जाने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का डर आज तक खत्म न हुआ। वक्त गुजर गया और मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। अब माँ मेरे लिए रिश्ते देखने लगी थी। मेरे कई रिश्ते आए और गए, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से किसी को भी मैं पसंद नहीं आती थी। मेरी माँ ने अपनी परेशानी मेरी मौसी को बताई। मौसी ने उनको तसल्ली दी और अपने घर चली गई। दिन गुजरे तो मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। जब मेरी माँ की सहेली अपने बेटे के साथ हमारे घर आई, आंटी ने आते ही मेरी माँ से कहा कि वह आज माँ से कुछ लेने आई है, जिस पर माँ का तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कहीं ना कहीं माँ भी अपनी उसी सहेली के बेटे के लिए मेरा रिश्ता सोचे बैठी थी। हैरत का झटका तो हमें तब लगा जब आंटी ने मेरी छोटी बहन, जो हमने बचपन में मौसी को दे दी थी, उसका हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगा। मेरी तो आंखें भर आई माँ के कहने पर। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी आंटी के बेटे के लिए जगह बन गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे झिंझोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बहन के लिए क्यों खुश नहीं हो रही। माँ को मैंने झट से हाँ कहने को कहा तो माँ भी हैरान हो गई और फिर माँ ने आंटी जी को सच्चाई से आगाह किया कि अब मेरी उस छोटी बेटी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस पर अब उसकी मौसी का अधिकार है, क्योंकि वो अब उसी की बेटी है। मगर हाँ, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बताकर राय ले सकती हूँ। शायद हो सकता है मेरी बहन इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। आंटी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो ये कहकर चली गई कि ठीक है, तुम पूछकर हमें खबर कर देना। इधर अब मैं भी दिन रात अपने रिश्ते के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी, क्योंकि अब मेरी भी उम्र गुजरती जा रही थी। एक दिन गांव से दूर मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया। लड़का ना सिर्फ पढ़ा लिखा था, बल्कि काफी अमीर भी था। मैंने माँ से कहा कि बेकार में आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रही हो। जितने वह अमीर है, मेरा रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। माँ ने मुझे डांटा और मुझे उनके सामने ले गई। माँ के मुताबिक सब बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो लड़के की माँ तो मुझ पर फिदा हो गई। मुझे देखने लड़के का पिता, लड़के की माँ और लड़के की एक रिश्तेदार भी आई थी, जो लड़के की माँ की सहेली थी, और उस औरत की एक बेटी भी आई थी, जो मुझे काफी ध्यान से देख रही थी। फिर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। लड़के की माँ की सहेली ने बताया कि लड़के का एक और भाई भी है, मगर वह घर पर है। ये औरत तो बहुत अच्छी थी, मगर जो हैरान करने वाली बात थी वह यह थी कि लड़के की माँ और पिता बिल्कुल खामोश थे। और ये औरत और ये लड़की इनके साथ क्यों आई थी? खैर, जो भी था, लड़के वाले अपने घर गए और जाकर अपनी मर्जी बता दी और अगले ही दिन उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया और इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था माँ बाबा को, और क्या चाहिए था। हमारी तरफ से साधारण तरीके से शादी होनी थी। वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया
जब मुझे अपने पति के घर जाना था। मेरा पति देखने में बहुत खूबसूरत था। मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि इतने अमीर लोग हमें मिल कैसे गए और कैसे मेरा रिश्ता वहां हो गया। मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई थी। बारात भी देखने लायक थी कि ऐन मौके पर हमें और खाना बढ़वाना पड़ा। मैं गांव की पहली लड़की थी जिसकी बारात इतनी धूमधाम से आई थी। गांव वाले तो मेरी किस्मत से जल रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी बारात आज तक हमारे गांव वालों ने नहीं देखी थी। गाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। फैशन करती औरतें चमचमाती गाड़ियों से निकलकर हमारे घर में जा रही थीं। कुछ औरतें बातें कर रही थीं तो कुछ खामोशी से जहां जहां जगह मिल रही थी बैठती जा रही थी। विदाई के लिए शोर उठा तो मैं भी हर लड़की की तरह अपने माँ बाबा के गले लगकर रो पड़ी। मुझे गाड़ी में खूब ठाट बाट के साथ ले जाया गया। अपने पति के घर जाते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब मेहमान जा चुके थे। अगर नहीं गया था तो वो सिर्फ लड़के की माँ की सहेली और उसकी लड़की थी। खैर, अगली सुबह जब मैं अपने पति के साथ नाश्ते पर पहुंची तो वहां मेरी सास, उनकी सहेली और उनकी बेटी और मेरे ससुर बैठे थे। लेकिन नाश्ते की मेज पर एक खूबसूरत जवान मर्द और भी था जिसका चेहरा मेरे पति से मिल रहा था। मेरे टेबल तक जाते ही उसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा कि मैं अंदर ही अंदर कांप गई। फिर मेरे पति ने सबके पैर छुए और मेरे हैरानी से उस मर्द को देखने के बाद मुझे बताया कि वह मेरा देवर है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और सबको नमस्ते करके नाश्ते की मेज पर बैठ गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरी सास की सहेली की बेटी जल्दी से उठी और मेरे पति को नाश्ता निकाल कर देने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं मेरे पति ने भी मेरा बुरा लगना भांप लिया था। तभी मेरे पति ने उस लड़की को टोक दिया जिस पर वह बुरे बुरे मुंह बनाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरे देवर की नज़र मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे उसकी नज़रों से घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसका अंदाज कुछ अजीब सा था, जैसे वह अपने होश में ना हो। शादी के बाद हर दिन मेरा 14 साल का देवर कमरे में आकर मेरी वीडियो बनाने लगता। 14 साल का लड़का बच्चा नहीं होता और उसका मेरी वीडियो बनाना बहुत अजीब बात थी। मैं अक्सर अपने पति को कहती कि अपने भाई को टोका करें। मेरा पति हर बार यही कहता कि यह दिमागी तौर पर बच्चा है और उसे कमरे से निकाल देता। अब तो मुझे भी आदत हो गई थी। मैं भी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती थी। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने डर के मारे जब इधर उधर देखा तो अपना वहम समझकर वॉशरूम से बाहर आ गई। अब तो हर दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अक्सर अपने पति से कहती तो वह यह कहकर बात को टाल देते कि मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। दिन गुजरते गए। मेरी शादी को 3 महीने का समय हो गया था। मैं 3 महीने से अपने मायके नहीं गई थी। मैं पति से अनुमति लेकर कुछ दिन बाद अपने मायके चली गई तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब सा था। सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। औरतें मुझे देखकर अपनी बेटियों को अंदर छुपा रही थीं। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई। आसमान तो सर पर तब टूटा जब मैं अपनी मोहल्ले की आंटी के पास उनके पैर छूने गई। वह बाहर ही खड़ी थी। मैंने जैसे ही उनके पैर छूने चाहे तो आंटी की बात सुनकर मुझे धक्का लगा जब उसने कहा, शक्ल तो इतनी मासूम है तुम्हारी और करतूत इतनी बुरी। मैं तो हैरत से उस आंटी को देखती ही रह गई। मेरे देखते ही देखते वह आंटी अंदर घर में चली गई और मेरे ही मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पीछे से 2 औरतें गुजरी तो मुझे देखकर बातें करने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने उन औरतों की बात सुनी कि शादी अमीर घर में क्या हुए, यह तो बाप की सारी लाज शर्म ही बैठ बैठी है। दूसरी की आवाज आई जिसने कहा कि अमीर होकर बेशर्म ही हो गई हैं। शादी से पहले यह कितनी मासूम लगती थी। हो सकता है पति ने मजबूर किया हो। उनमें से एक औरत को मुझ पर तरस आ रहा था शायद, लेकिन क्यों, किस बात के लिए यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हैरत और दुख से उन औरतों को देखा जो बोलते समय कुछ भी नहीं सोच रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मोहल्ले की औरतों की बातें जैसे मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मैंने सर झटक कर अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो सब मोहल्ले वाले हैं भगवान करने लगे। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से सबकी तरफ देखा।
तब तक माँ दरवाजा खोल चुकी थी। मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरा भाई, जो मुझसे था तो छोटा, मगर फिर भी वह मेरी तरफ हाथ उठाने को भागा। मैं सहम कर माँ के पीछे छुप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई माँ को कहने लगा कि इसे निकाल दो घर से, वरना वह मुझे जान से मार देगा। मैं तो अपने भाई की बात से हैरान थी। मैंने रोते हुए माँ से पूछा कि हुआ क्या है, क्यों सब मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हैं। गांव वाले भी मुझे देखकर ऐसे कर रहे थे, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ और किसी को लग गई तो वह मर जाएगा। तभी माँ ने रोते हुए मुझे भाई का फ़ोन दिखाया और फ़ोन देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि फ़ोन में मेरी वीडियो चल रही थी जिसमें मैं नहा रही थी। जब मैंने नीचे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई थीं। आहिस्ता आहिस्ता माँ ने मुझे वह तस्वीरें भी दिखाई जो मुझे याद भी नहीं थी कि यह किस वक्त की है। तस्वीरें बहुत बुरी हालत में थीं। मैं खुद अपनी तस्वीर देखकर शर्मिंदा हो गई थी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे सब गांव वालों की बातें याद आने लगीं, तो दिल किया जमीन में गड़ जाऊं। बाबा से तो दूर, अब तो अपने से 3 साल छोटे भाई से भी नजरें नहीं मिलाई जा रही थीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ से कहने लगी कि अब तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझे मार देगा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरा पति मुझसे तलाक ले लेगा। मेरी मौसी और मेरी मौसी का बेटा घर आए तो सब परेशान थे। मौसी को भी जब वीडियो का पता चला तो वह अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच गई। मेरा दिल किया कि मैं इस दिन से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। मेरा वही कज़न जिससे मैं अपने दिल की हर बात करती थी, आज उसके सामने मेरी नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रोती हुई कमरे में चली गई। बाहर सब बैठे हुए थे। जब मुझे मेरे पति का फोन आया, मेरी तो आत्मा कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फोन उठाऊं या नहीं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा कज़न कमरे में आया तो मैंने रोते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरे कज़न ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 से 4 बार पति का फोन आने के बाद थक हार कर मैंने फोन ही बंद कर दिया। रात के वक्त जब मैं सबके बीच बैठी थी तो तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहले हैरत से फोन को देखा और फिर बेध्यानी में फोन उठाकर अपने कान को लगाया। जो ना जाने कौन था, उसके वाहियात शब्द सुनकर जैसे मेरा जिस्म कांप गया था। सबके बीच में बैठे मेरा जिस्म होले होले कांपने लगा। तो मेरे कज़न ने मुझसे फ़ोन लेकर अपने कान को लगाया और देखते ही देखते फ़ोन दीवार में ज़ोर से लगने की वजह से ज़मीन पर गिरकर टूट चुका था। मैं अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे कज़न ने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें अजीब लगा हो अपने ससुराल में। पहले तो मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, लेकिन फिर एकदम मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ था। मेरे देवर का मेरी वीडियोस बनाना मुझे याद आया। मैंने जल्दी से अपने कज़न को अपने देवर की कहानी सुनाई, जिस पर मेरे कज़न ने कहा कि मेरा देवर कोई पागल नहीं है। फिर मुझे भी अपने कज़न की बात पर यकीन सा हो गया था। अगली सुबह मैं अपने घर वापस गई तो सभी अगबबूला हुए बैठे थे। मेरा पति तो मुझे मार देने के लिए तैयार था। हर जगह यह वीडियोस फैल चुकी थी। कौन कौन सी वेबसाइट्स थी जहां मेरी वीडियोस और तस्वीर अपलोड नहीं की गई थी। मैंने अपने पति को कहा कि यह सब आपके भाई ने किया है, तो मेरे पति ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं अपने देवर के पास गई, जो वहां खड़ा डरे सहमे होने की एक्टिंग कर रहा था। मैं अपने देवर का गिरेबान पकड़कर उसको झंझोटने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने से दूर किया। मेरे पति ने मुझे कह दिया कि वह मेरे साथ नहीं रह सकता, इससे पहले वह मुझसे तलाक ले लेता। मेरा कज़न आगे बढ़ा और मेरे पति को समझाने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा ना करो। बहुत मिन्नत करने के बाद मेरा पति मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हुआ था। मैं अपने पति के साथ रहने लगी। फ़ोन में बंद कर चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही टिकटिकी बंधी रहती कि आखिर यह पहेली है क्या? मेरा देवर सचमुच का पागल है या बस दिखाने के लिए ढोंग रचा रहा है?
मेरी सास की सहेली और उनकी बेटी अभी तक भी यहीं पर रह रही थी। यहाँ तक कि अब मेरी सास की सहेली की बेटी हर वक्त मुझे ताने देती रहती थी। मेरे कज़न के कहने पर अब मैं अपने देवर पर नज़र रखने लगी थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। मेरा देवर सबके सामने पागलों की तरह रहता था। एक दिन रात के वक्त मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में रखी बोतल खाली थी। मैं किचन से पानी लेने जाने लगी तो मेरे देवर के कमरे से दबी दबी चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी के मारे अपने देवर के दरवाजे के साथ जब कान लगाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने अंदर से अपने देवर की चीखने की आवाज़ सुनी। अगली सुबह मैंने अपनी सास को कहा कि रात को देवर जी के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, जिस पर मेरी सास की सहेली की बेटी बोली कि उसे दौरे पड़ते हैं, उस मासूम पर अपने पापों का बोझ मत डालो। मेरी आंखें भर आई क्योंकि मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। कई दिन लगातार ऐसी ही आवाज़ आती रही। एक दिन मैंने अपने देवर के कमरे में वीडियो ऑन करके फ़ोन ऐसी जगह रख दिया जहां किसी की भी नज़र फ़ोन पर ना पड़ती। रात गुजरी तो सुबह होते ही मेरे देवर के कमरे से जाने के बाद मैं कमरे से जाकर फ़ोन ले आई। कमरे में आकर जब मैंने वीडियो चलाई तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। जब मैंने वीडियो में अपने देवर को कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधे हुए देखा और एक लड़की उसके मुंह में कपड़ा दिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी, मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा शरीर कांपने लगा था। जब मेरा पति कमरे में आया तो मेरी हालत ऐसी देखकर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ से फोन पकड़कर वीडियो देखने लगा। मेरे पति ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं भी बेयकीनी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या तुम्हारा भाई शुरू से ही ऐसा है, जिस पर उन्होंने नहीं में सर हिलाया। मेरा पति बहुत परेशान हुआ, ये सोच कर के हम सबके होते हुए भी उनके भाई पर ये माँ बेटी कैसे जुल्म कर सकती है। जिन्हें हमने उनके बुरे वक्त में पनाह दी, उन्हीं ने हमें चोट पहुंचाई। इतना सुनना था कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपने पति से पूछा कि आखिर यह माँ बेटी यहाँ पर क्यों रहती है। मेरे पति ने बताया कि इन्होंने मेरी माँ को यह कहकर बहलाया था कि इस औरत के ससुराल वालों ने इन माँ बेटी पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया है, कहीं और रहने का ठिकाना भी नहीं है, जिससे मेरी माँ को इन माँ बेटी पर तरस आ गया। और साथ ही ये भी कह दिया था कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करा दूंगी, जिससे ये दोनों माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन मुझे डाउट था, इस वजह से मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मैंने अपने पति को तसल्ली दी और कहा, यह जो भी है यह न सिर्फ तुम्हारे भाई की गुनहगार है बल्कि मेरी भी गुनहगार है। मैं अपने पति के साथ मिलकर अब घर के हर सदस्य पर नजर रखने लगी थी। घर के माहौल को देखकर सब कुछ नॉर्मल नजर आता था, लेकिन यह बात मेरा पति और मैं ही जानते थे कि नॉर्मल होने के बावजूद कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अब मैंने और मेरे पति ने रात के समय भी अपने देवर के कमरे के बाहर नजर रखनी शुरू कर दी थी। इस वक्त मैं और मेरा पति छुप कर बैठे थे। जब किसी के आने की आवाज पर हम दोनों सावधान हो गए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने कमरे में किसी को नहीं बल्कि अपनी सास की दोस्त को जाते देखा। मैंने अचंभे से अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने अपने पति के कंधों पर हाथ रखा। वह जल्दी से अपने भाई के कमरे की तरफ गए। सामने का मंजर देखकर मेरी आत्मा कांप गई। वह आंटी मेरे देवर को जबरदस्ती कुर्सी से बांध रही थी और उसे करंट के झटके देकर कह रही थी कि अब किस तरह मेरी और मेरी बेटी की पोल खोलेगा सबके सामने। पहले तो तेरे भाई ने मेरी बेटी को ठुकराया और फिर उस गरीब लड़की को घर में ले आया और अब इस घर में उसे हमारे सर पर उसे रानी बनाकर बैठा दिया ताकि वह हम सब पर राज चला सके। काश तुमने आज से 4 साल पहले मेरा और मेरी बेटी का वो जुर्म न पकड़ा होता जिसमें हम माँ बेटी ने मिलकर एक आदमी को मौत के घाट उतारा था, तो आज तेरी यह हालत न होती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
कौन इतना खुदगर्ज और पत्थर दिल हो सकता था? एक जीते जागते सही इंसान को पागल कर दिया था सिर्फ अपना राज छिपाने और नफरत में। मेरे पति ने खामोशी से उस औरत की सारी वीडियो बनाई और फिर पुलिस को कॉल करके घर बुला लिया। पुलिस के आते ही जैसे सब कुछ रुक गया था। पुलिस ने उस औरत की वीडियो देखकर उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसने जल्दी से अपनी बेटी का नाम भी ले दिया कि अगर वह फंसेंगी तो बाकी भी फंसेंगे। पुलिस स्टेशन जाकर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि उस आंटी की बेटी ने बहुत से जुर्म किए हुए हैं, जिसमें ड्रग्स बेचना और लड़कियों की वीडियोस बेचकर पैसे कमाना भी है। उसी ने मेरी वीडियो भी अपलोड की थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं उसके जुनून और उसकी गंदी निगाहों पर भारी पड़ गई थी। मैंने अपने पति के साथ मिलकर अपने देवर का इलाज करवाया। मेरा कज़न और मेरे पति ने सभी वेबसाइट से वीडियो डिलीट करवाई। इंसान अपनी हवस और नफरत में भूल जाता है कि वह इंसान से जानवर बनता जा रहा है। इंसान को हर चीज की समझ बूझ होती है, मगर जानवर समझ बूझ नहीं रखता और इंसान माल की हवस या जिस्म की हवस में इंसान से जानवर बन जाता है, जो अपनी सारी अक्ल खो देता है और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद जब उसे एहसास होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।